Hello friends, I welcome you all on उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज आपके लिए एक विशेष खबर है। जाता हुआ साल खुशियां देगा अपार। खुशियां आपको अपार इस तरह से मिलने वाली है कि उत्कर्ष के जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पे आपको भारी डिस्काउंट मिलना है। और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज की जो कोर्स है उनकी और क्लैट के जो कोर्सेज हैं उनकी। और ये विशेष उपहार जो आपको मिल रहा है इसका टाइम पीरियड सिर्फ 3 ही दिन का है, 29th, 30th और 31st। ये 3 ही विशेष दिन है आपके लिए जिनमें आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करेंगे तो उस पर आपको भारी डिस्काउंट है वो मिलने वाला है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से आप ये कोई भी कोर्स जो भी आप परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कीजिए। CET, PGT, पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सचिव, कैनाल, पटवारी राजस्व, जुडिशियल सर्विसेज, नर्सिंग एग्जाम्स एंड मैनी मोर। उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पे भारी डिस्काउंट मिल रहा है और ये सिर्फ 3 ही दिन है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और इस अवसर को बिल्कुल भी चूकिएगा मत। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, UPPSJ के सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इस बार जो उनका फर्स्ट पेपर होता है जो होता है जनरल स्टडीज़ का, उसमें कई सारे माइनर एक्ट्स ऐड किए गए हैं और उनमें से एक एक्ट है जो डिसेबल पर्सन्स जो होते हैं उनके बारे में है। तो ये एक्ट है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो आज के इस स्पेशल क्लास में हम इस एक्ट का ओवरव्यू लेने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टीच ईच एंड एवरी सेक्शन, बट इसका पूरा ओवरव्यू मैं आपको देने वाली हूँ कि ये एक्ट कब पास किया गया, इसका क्या ऑब्जेक्ट है और कौन कौन से प्रोविजंस बेसिकली इसमें दे रखे हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसी पे आज की हमारी विशेष क्लास रहेंगी। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो एक्ट है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में RPW एक्ट भी, RPWD, RPWD भी कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये 2016 का है। तो क्या 2016 में ही ऐसा पहली बार हुआ जब डिसेबल पर्सन के बारे में सोचा गया, या उससे पहले भी कोई लॉ था? देखिए, प्राचीन समय में जो डिसेबल पर्सन है, ऐसे पर्सन जो कि जिनमें कुछ ना कुछ क्या है, डिसेबिलिटी है, वेदर दैट डिसेबिलिटी इज फिजिकली और मेंटल, वो भार की तरह समझे जाते थे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसके संबंध में 1980s में हम कुछ सजग हुए और ये किया गया कि उनको भी सोसाइटी में उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी कि बाकी लोगों को मिलती है। तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले 1995 में एक एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं PWD एक्ट, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स के बारे में है। उनकी क्या उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वल उनके राइट्स होने चाहिए और उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसके बारे में 1995 में पहला एक्ट बना था। इससे पहले जो एक्ट था वो 1995 का है। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस एक्ट को इनेक्ट किया गया 27 दिसंबर 2016 को। इस एक्ट में टोटल 17 चैप्टर्स हैं और टोटल सेक्शंस की अगर हम बात करें तो 102 सेक्शंस इस एक्ट में है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्ट को इनेक्ट क्यों किया गया है? इस एक्ट के इनेक्टमेंट के पीछे मुख्य कारण है कि ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल है, किसी न किसी तरीके से डिसेबल है, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनके जो राइट है उनको भी सेफ गार्ड करना चाहिए और उनको भी कुछ सर्टेन राइट्स मिलने चाहिए। जो राइट्स उनके ऑलरेडी है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और कुछ विशेष अधिकार भी उनको देनी चाहिए, क्योंकि वो विशेष व्यक्ति है। भगवान ने उनको हमारे समान, ऐसे व्यक्ति जो कि नॉर्मल पर्सन है विदाउट एनी डिसेबिलिटी है, उनके समान नहीं बनाया है। तो इसके लिए हमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि उनको उस तरीके का कभी भी एहसास नहीं हो कि वो कुछ विशेष व्यक्ति हैं या उनमें कुछ कमी है। तो सबसे पहले द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उसने ये कन्वेंशन को अडॉप्ट किया 13 दिसंबर।
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 13 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड स्टेट्स की असेंबली, जनरल असेंबली है, उसने अडॉप्ट किया। सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट डेट है, पता होनी चाहिए। सेकेंडली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया की, ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है? इंडिया में एप्लीकेबल है, तो डेफिनेटली इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया है। दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग दिस एक्ट। तो इंडिया ने उसको कब रेटिफाई किया? 1 अक्टूबर 2007 को इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये जो अधिनियम है इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है ये हमें पता होना चाहिए। द प्राइमरी एम ऑफ इनेक्टिंग द एक्ट वाज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम डिसेबिलिटीज। ऐसे व्यक्ति जिनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, उनके जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। अब देखिए सेक्शन नंबर 2 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी हम किसे कहेंगे? बिकॉज दिस एक्ट इज ऑल अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी किसे कहेंगे? उसको 2S में, सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर S में डिफाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं किसे हम कहेंगे। तो मीन्स अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसियर इम्पेयरमेंट। अब देखिए डिसेबिलिटी जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है, वो इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, लेकिन होनी कैसी चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए, विच इन इंटरेक्शन विद बैरियर्स hinders his full and effective participation in society equally with others। हिंदी में 2 अध्याय में इसको बताया गया है, दिव्यांगजन से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट उत्पन्न होती है, क्योंकि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कुछ भिन्न होते हैं बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल, हिज मेंटल और हिज इंटेलेक्चुअल इनकैपेसिटी। तो इसके लिए क्या होता है, इनके सामने कुछ अतिरिक्त बाधाएं आती है और उनको दूर करने के लिए, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, इसी के लिए हमारा ये अधिनियम जो है वो बनाया गया है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्ट में हम टोटल 17 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और मैं आपको इस एक्ट का एक ओवरव्यू देने वाली हूं कि इस एक्ट में बेसिकली प्रोविजंस क्या है। क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है तो हम हर एक सेक्शन इसका डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट इसका जो सार है वो सारा मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन नंबर 1 एंड 2 इंक्लूड होता है। सेक्शन नंबर 1 हमेशा हमें बताता है शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और सेक्शन नंबर 2 जो है वो है डेफिनेशन क्लॉज, जो हमें बताता है कुछ डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस कौन सी होती हैं? कुछ वर्ड्स जो हम उस एक्ट में पढ़ने वाले हैं तो उनको शुरू में ही बता दिया जाता है कि इन वर्ड्स का मतलब ये होगा। तो सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस है और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो मेंशन कर रखी है सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज S, और अगर हम हिंदी की बात करें तो 2 के अध्याय में जो बताया गया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी किसे कहेंगे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना ही चाहिए। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 जो इस एक्ट का है वो है राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स, कि ऐसे पर्सन जो कि डिसेबिलिटी से ग्रस्त है उनके राइट्स क्या है और उनके अधिकार क्या है, उनके राइट्स क्या है और उनके जो हक है, हकदारियां हैं, वो उनके हकदारियां क्या है, वो हम चैप्टर नंबर 2 में सारे के सारे पढ़ेंगे कि ये व्यक्ति जो है इनको राइट है कि ये इनको बिल्कुल इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और इनके साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। इनको भी राइट है कि दे कैन लिव इन द कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि उनको वहां से बाहर नहीं निकाला जाए कि ये लोग स्पेशल किसी प्लेस में रहेंगे। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति उनको फोर्स नहीं कर सकता है। सो दे हैव राइट टू लिव इन द कम्युनिटी।
उनके अगेंस्ट किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। और जब हम बात करते हैं इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस में सेंट्रल कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर विल मेक श्योर कि इनकी एक्सेसिबिलिटी वहां तक हो, पोलिंग बूथ जो है वहां तक ये लोग पहुंच सके, सफलतापूर्वक वोट दे सके, वो व्यक्ति इसको इंश्योर करेंगे। और इनको प्रोटेक्ट करना है हमें किसी भी टाइप के वायलेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन से। तो इस तरीके से बहुत से विशेष अधिकार है जो इनको दे रखे हैं, वो सारे अधिकार चैप्टर नंबर 2 में मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि वो शिक्षा ही है जो एक मनुष्य को एक जानवर से पृथक करती है। शिक्षा पे हम सभी का अधिकार है, क्योंकि ये तो हम सभी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जानते ही हैं। आर्टिकल 21A में सभी व्यक्ति को अधिकार है शिक्षा का। तो इन व्यक्तियों की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध जो है वो किए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें एजुकेशन के बारे में सारे प्रोविजंस किए गए हैं। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि इनका कौशल विकास कैसे हो और इनके रोजगार या नियोजन के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं, जिसके बारे में प्रोविजन चैप्टर नंबर 4 में किया गया है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए नियोजन होना तो आवश्यक होता ही है, तो इनको भी क्या है, सब जगह भागीदारी मिले। सिर्फ इस बेसिस पे कि कोई पर्सन PWD है यानी कि विद डिसेबिलिटी कोई पर्सन है, तो सिर्फ उस बेसिस पे ना ही तो उसका प्रमोशन रुकना चाहिए और ना ही उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी सिर्फ इस वजह से कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उससे डिप्रीव नहीं की जानी चाहिए। तो ये सारे प्रोविजंस हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं। उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहैबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन की बात करता है। देखिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी जो है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे पर्सन जो विद डिसेबिलिटी है उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए, और ऐसे NGOs जो इनको फैसिलिटेट करते हैं उनको भी फिनेंशियल असिस्ट किया जाए बाय द गवर्नमेंट, उनको भी एड दी जाए सो दैट दे कैन असिस्ट दीज काइंड ऑफ पीपल। तो सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ के बारे में सारे प्रोविजंस चैप्टर नंबर 5 में हम देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के साथ जो पर्सन है उनके बारे में भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 6 में दे रखी हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7 स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विद हाई सपोर्ट नीड्स। ऐसे पर्सन जिनको विशेष आवश्यकता है, उच्च आवश्यकता है, हाई सपोर्ट नीड है, उनके रिगार्डिंग भी स्पेशल प्रोविजंस कर रखे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 में कर रखे हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स। देखिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ही ये ड्यूटी है कि वो ये मेक श्योर करे कि इन टाइप के पर्सन्स को कहीं पर भी किसी भी ऑब्स्टिकल का सामना नहीं करना पड़े जस्ट बिकॉज दे आर डिसेबल। तो इसकी वजह से उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज है, वो सारी चैप्टर नंबर 8 में बताई गई है। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 9 रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ग्रांट्स टू सच इंस्टीट्यूशंस। तो जो ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि डिसेबल पर्सन के लिए बनाई गई है, उनके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग प्रोविजन इसमें कर रखे हैं। साथ ही साथ उनको ग्रांट्स यानी कि अनुदान के बारे में प्रोविजन भी इसी चैप्टर में कर रखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 इज अबाउट द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। इसमें सर्टिफिकेशन जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज है उसकी रिगार्डिंग प्रोविजंस दे रखे हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में हम सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, जो कि सेंट्रल लेवल पे भी होगा एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट लेवल पे भी होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, यानी बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज। One is central advisory board,
second one is state advisory board and the third one is district level committee. देखिए इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे किया जाएगा, स्टेट लेवल कमिटी। जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है वो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल है वो सेंट्रल लेवल पे, एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट हर डिस्ट्रिक्ट पे किया जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है वो अगेन यही है। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 जो हमने बोर्ड के बारे में पढ़ा था, 11 में है चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी। तो इसमें कमिश्नर यानी कि स्पेशल ऑफिसर्स के बारे में प्रोविजंस यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 में हम स्पेशल कोर्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए स्पेशल कोर्ट के बारे में प्रोविजंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि स्पेशल कोर्ट जो होगा वो कौन सा होगा, सेशन कोर्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन कोर्ट को डेजिग्नेट किया जाएगा, और वो डेजिग्नेट कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनकी सहमति से उनके द्वारा किया जाएगा। तो स्पेशल कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। और हर सेशन कोर्ट से नीचे के किसी भी कोर्ट को जो है वो स्पेशल कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। चैप्टर नंबर 14 में हम नेशनल फंड का बात कर रहे हैं, एंड चैप्टर नंबर 15 में हम स्टेट फंड की बात करेंगे। तो इनके लिए फंडिंग भी होगी। फंडिंग किसके लिए होंगी, ऐसे पर्सन जो कि डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं उनके लिए फंडिंग का प्रोविजन चैप्टर नंबर 14 में हमने देखा। और चैप्टर नंबर 15 में जिसमें कौन सा फंड है, स्टेट फंड है, किसके लिए, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। एंड देन फिर सेकेंड लास्ट चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में बताता है। ये चैप्टर भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑफेंस क्या है, इस एक्ट में जो भी रूल्स बनाए गए हैं, इस एक्ट में जो भी रूल्स बनाए हैं फॉर द सेफगार्ड ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई भी उनको ब्रीच करता है तो उसके लिए पेनल्टी होगी अप टू 10,000 रुपीज। अगर फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है तो आपको अप टू 10K तक का फाइन के पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके द्वारा ऑफेंस किया जा रहा है बाय सब्सिक्वेंटली, यानी कि एक बार ऑफेंस कर चुके हैं, अगेन आप उसी ऑफेंस को रिपीट कर रहे हैं, देन 50K जो कि मिनिमम है वहां से लेके 5 लाख तक का फाइन आपको इम्पोज करना पड़ सकता है अगर एक बार कन्विक्ट करने के बाद में दोबारा आपने कोई भी ऑफेंस किया। तो चैप्टर नंबर 16 में हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के रिगार्डिंग प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसको मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में लास्ट चैप्टर जो है वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस जो चैप्टर होता है उसका मतलब होता है प्रकीर्ण, और इसमें मिक्स प्रोविजंस जो है वो दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से आज की इस स्पेशल क्लास में मैंने आपको इस एक्ट का ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट भी हमारी क्लासेस होती रहेंगी यूपी पीएसजे के रिगार्डिंग, जिसमें मैं आपको माइनर एक्ट्स जो आपके रिसेंटली ही ऐड हुए हैं सिलेबस में उनके ओवरव्यू देती रहूंगी और उनके मेन जो प्रोविजंस है वो आपको बताती रहूंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।